सुने, क्या किया बड़े भाई ने अपने ही छोटे सगे भाई और उसकी पत्नी के साथ धोखे से। कमरे में प्रवेश करते ही नीरू को अपने जेठ जी, जिन्हें वह बड़े भैया कहती थी, पलंग पर लेटे हुए दिखाई दिए। नीरू ने आवाज़ लगाई, भैया कैसे हैं आप? कौन है? एक धीमी सी आवाज़ कमरे में गूंजी। मैं नीरू, नीरू ने कहा। बड़े भैया ने करवट बदली। नीरू उनको देखकर हैरान रह गई। क्या यही हैं वह बड़े भैया जिनकी एक आवाज़ से सारा घर कांपता था? कपड़े इतने गंदे जैसे महीनों से बदले नहीं गए हों, दाढ़ी बड़ी हुई जैसे वर्षों से सेव नहीं की हो। शायद कुछ देर पहले कुछ खाया था जो मुंह के पास लगा था और साफ नहीं किया गया था। हाथ पैर भी मेले मेले से लग रहे थे, नाखून बड़े हुए। उनको देखकर नीरू को उन पर बड़ा तरस आया। तभी नीरू का पति रुद्र भी कमरे में आ गया। बड़े भाई को इस दशा में देखकर रुद्र रोने लगा। भैया, क्या मैं इतना पराया हो गया कि आप इस हाल में पहुंच गए और मुझे खबर भी नहीं की? भैया से बोला नहीं जा रहा था। उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए और कहने लगे, किस मुंह से खबर करता छोटे? क्या नहीं किया मैंने तेरे साथ, फिर भी तू देखने आ गया? क्या ये कम नहीं है? नहीं भैया, मैं आपको यहाँ नहीं रहने दूंगा, अपने साथ ले जाऊंगा और अच्छी तरह से इलाज करवाऊंगा, रुद्र सिसकते हुए कह रहा था। नीरू को याद आ रहे थे वह दिन जब वह दुल्हन बनकर इस घर में आई थी। उसके माता पिता ने अपने सामर्थ्य से ज़्यादा दहेज दिया था, लेकिन मदन भैया हमेशा उसका मजाक उड़ाते थे। उसके दहेज के सामान को देखकर रुद्र से कहते, क्या सामान दिया है, इससे अच्छा तो हम लड़की को सिर्फ फूल माला पहना कर ही ले आते। उनकी शादी अमीर घर में हुई थी, लेकिन रुद्र की ससुराल उतनी अमीर नहीं थी, इसलिए वह हमेशा उसका मजाक उड़ाते थे। रोज़ रोज़ के तानों से नीरू को बहुत गुस्सा आता, पर रुद्र के समझाने पर वह चुप रह जाती। फिर भी बड़े भैया के लिए उसके दिल में गांठ पड़ गई थी। उनसे भी ज़्यादा तेज़ उनकी पत्नी मालती थी, जो बोलती कम थी पर अंदर ही अंदर छुरियां चलाने में बाज नहीं आती थी। माता या पिता की मृत्यु के बाद घर में मदन भैया की ही चलती थी। सब कुछ उनसे पूछकर होता था। एक तो मदन बड़े थे, दूसरे वह एक अच्छी कंपनी में अच्छे पद पर थे। उनकी शादी भी पैसे वाले घर में हुई थी, जबकि रुद्र ने सिर्फ छोटा था बल्कि एक छोटी सी दुकान चलाता था। उसकी शादी भी एक साधारण घर में हुई थी। उसकी घरेलू स्थिति ठीक नहीं थी। रुद्र को इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वह न सिर्फ अपने बड़े भाई को बहुत प्यार करता था, बल्कि उनकी हर बात मानना अपना कर्तव्य समझता था। मदन अपने छोटे भाई को वह प्यार नहीं देते जिसका वह हकदार था, बल्कि हमेशा उसकी बेइज्जती करने के बहाने ढूंढते रहते। वह हमेशा ये जतलाना चाहते थे कि घर में सिर्फ वह ही श्रेष्ठ हैं, बाकी सब बेवकूफ़ हैं। नीरू कहाँ खो गई? चलो भैया का सामान पैक करो, इनको हम अपने साथ ले जाएंगे। रुद्र की आवाज़ सुनकर नीरू वापस वर्तमान में आ गई। भैया, सिया नहीं आती क्या आपसे मिलने? नीरू ने पूछा। आती है कभी कभी, लेकिन वह भी क्या करे, उसकी भी अपनी गृहस्थी है, हमेशा तो मेरे पास नहीं रह सकती ना। भैया रुक रुक कर बोल रहे थे। और राज और प्रीति कहाँ है? नीरू ने पूछा। राज तो ऑफिस गया होगा और प्रीति शायद किसी किट्टी पार्टी में गई होगी। भैया शर्मिंदा से लग रहे थे। नीरू को इसी तरह के किसी जवाब की उम्मीद थी। उसे अच्छी तरह याद है वह दिन जब उसकी छोटी बहन सीढ़ियों से गिर गई थी, तो वह हड़बड़ाहट में बिना किसी को बताए अपनी माँ के घर चली गई थी। बस इतनी सी बात पर मदन भैया ने बखेड़ा खड़ा कर दिया था कि ऐसे भी किसी भले घर की बहू करती है क्या कि किसी को बगैर बताए मायके चली जाए। उन दिनों भैया ही सारा घर संभालते थे। रुद्र भी अपनी सारी कमाई भैया के हाथ में दे देता था और कभी भी नहीं पूछता था कि भैया उन पैसों से क्या करते हैं, जबकि भैया सबसे यही कहते फिरते थे कि छोटे का खर्च तो वही चलाते हैं, छोटे की तो बिल्कुल भी कमाई नहीं है। नीरू की सारी इच्छाएं, सारी पढ़ाई लिखाई, सारे गुण सिर्फ एक कमी के नीचे दबकर रह गए कि एक तो उसका मायका गरीब था, दूसरे पति की कमाई भी साधारण थी। सारे रिश्तेदारों दोस्तों में मालती और मदन नीरू और रुद्र को नीचा दिखाने का प्रयास करते। नीरू को अपनी इस स्थिति से बहुत कोफत होती, पर वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि रुद्र उसे कुछ भी बोलने नहीं देता था। एक बड़े पेड़ के नीचे जिस तरह एक छोटा पौधा पनप नहीं सकता, वैसी ही कुछ स्थिति रुद्र की थी। पिता की मृत्यु के बाद मदन घर के मुखिया तो बन गए, लेकिन उन्होंने रुद्र को सिर्फ छोटा भाई समझा, बेटा नहीं। बड़े भाई का छोटे भाई के प्रति जो फर्ज होता है वो उन्होंने कभी भी नहीं निभाया। नीरू समझ नहीं पाती थी कि क्या करे।
वैसे वह बहुत समझदार और शांत स्वभाव की थी, लेकिन कभी कभी मालती और मदन के तानों से इतनी दुखी हो जाती कि उसे लगता कि वह रुद्र को ही छोड़ दे। रुद्र का चुप रहना उसे और परेशान कर जाता, लेकिन रुद्र की को छोड़ना तो इस समस्या का हल नहीं था। रुद्र तो बहुत अच्छा था, बस उसकी एक ही कमजोरी थी कि वह बड़े भाई की हर अच्छी या बुरी बात मानता था और आंख बंद कर उन पर विश्वास भी करता था। रुद्र के इसी विश्वास का मदन ने हमेशा फ़ायदा उठाया। उसने पुश्तैनी मकान भी अपने नाम करवा लिया और एक दिन नीरू और रुद्र को अपने ही घर से जाने को कह दिया। इतना कुछ होने पर भी रुद्र कुछ नहीं बोला और अपनी 4 साल की बेटी और पत्नी को लेकर चुपचाप घर से निकल पड़ा। उस दिन नीरू को अपने पति की कायरता पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन जब रुद्र ही कुछ करने को तैयार नहीं था तो वो क्या कर सकती थी। पर मन ही मन उसने सोच लिया था कि वह इस घर में अब कभी वापस नहीं आएगी और इस घर में से बाहर रहकर अपनी और अपने परिवार की एक पहचान बनाएगी। अब नीरू की अग्नि परीक्षा शुरू हो गई थी। घर में पैसों की तंगी बनी रहेगी, ये तो नीरू को मालूम था, क्योंकि संयुक्त परिवार में बहुत से ऐसे खर्चे होते हैं जिनका पता नहीं चलता, लेकिन एकल परिवार में उन खर्चों को निकालना मुश्किल हो जाता है। फिर भी नीरू ने हार नहीं मानी और जुट गई अपना एक समर्थ्य संसार बनाने में। सुबह मुँह अंधेरे उठकर घर का कामकाज करती, उसके बाद कई बच्चों को घर पर बुलाकर ट्यूशन पढ़ाती, फिर रुद्र के साथ दुकान पर चली जाती। नीरू के अंदर दुकान चलाने की गजब की क्षमता थी, जो शायद अभी तक उसके अंदर सुस्त पड़ी थी। उसने अपने मीठे व्यवहार, ईमानदारी और मेहनत से न सिर्फ अपनी दुकान को बढ़ाया, बल्कि रुद्र का आत्मविश्वास बढ़ाने में भी उसका साथ दिया। बड़े भाई से अलग रहकर रुद्र को भी एहसास हो गया कि वह कितना बुद्धू था और बड़े भाई ने उसका कितना फ़ायदा उठाया। मदन ने सोचा था कि रुद्र कभी भी घर से नहीं जाएगा और अगर जाता है तो जाते वक्त उसके आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाएगा या फिर नीरू ही कुछ बुरा भला कहेगी। पर वह हैरान था कि दोनों ने कुछ भी नहीं कहा, बल्कि चुपचाप एक दूसरे का हाथ पकड़कर घर से चले गए थे। वैसे भी रुद्र से वह चिढ़ते थे कि उसकी पत्नी हमेशा उसका कहना मानती थी, जबकि वह इतना समर्थ भी नहीं था। और एक उनकी पत्नी मालती है, जिसने उनका जीना मुश्किल किया हुआ था। हर वक्त उसे कुछ न कुछ चाहिए, उसकी फरमाइशें ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती थी। मदन ने रुद्र को घर से तो निकाल दिया, पर उनके अंदर आत्मग्लानि का भाव पैदा हो गया था। एक दिन रात को शराब के नशे में धुत होकर मदन ने रुद्र को फ़ोन किया, चल छोटे घर आ जा, भूल जा सब कुछ। लेकिन नीरू और रुद्र ने सोच लिया था कि अब उस घर में वापस नहीं जाना है। अब मदन को एक नया बहाना मिल गया था अपने आप को बहलाने का कि उसने तो उन दोनों को वापस बुलाया था, पर वह ही वापस नहीं आए। और गाए बगाए वह अपने रिश्तेदारों को कहने लगे कि वह दोनों अपनी मर्ज़ी से घर छोड़ कर गए हैं। नीरू तो हमेशा से ही रुद्र को उनसे दूर करना चाहती थी, पर अंदर की बात तो कोई भी नहीं जानता था कि ये सब किया धरा मदन का ही है। रुद्र और नीरू ने दिन रात मेहनत की। धीरे धीरे उनकी दुकान एक अच्छे स्टोर में बदल गई थी। अब उस स्टोर की शहर में एक पहचान बन गई थी। रुद्र और नीरू का जीवन स्तर बहुत ऊंचा हो गया था। उनके बच्चे शहर के अच्छे स्कूलों में पढ़ने लगे थे। अब मदन उनसे नज़दीकियां बढ़ाने की कोशिश करते, पर वह दोनों तटस्थ रहते। रुद्र के घर छोड़ने के बाद दोनों भाइयों का आमना सामना बहुत ही कम हुआ था। एक बार मदन के बेटे राज की शादी में वे मिले थे, तब रुद्र ने महसूस किया था कि बड़े भाई की अब घर में बिल्कुल भी नहीं चलती। जो कुछ भी हो रहा था वह बच्चों की मर्ज़ी से हो रहा था। बड़े भाई के बच्चे भी उन पर ही गए थे, वह बिल्कुल ही स्वार्थी निकले थे। दूसरी मुलाकात में मदन की बेटी शिया की शादी में हुई थी। बड़े भैया को अनेक रोगों ने घेर लिया था, वह बहुत ही कमज़ोर हो गए थे। तब भी उनको देखकर रुद्र को बहुत दुख हुआ था, पर उस वक्त वह कुछ नहीं बोला था। लेकिन मालती भाभी के जाने के बाद जैसे भैया बिल्कुल ही अकेले पड़ गए थे। उनका ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं था। मालती जैसी भी थी, पर अपने पति का तो ख्याल रखती ही थी। राज को अपने काम और क्लबों से फुर्सत नहीं मिलती थी, वैसे भी उसे पिता के पास बैठकर उनका हालचाल जानने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अगर वह अपने पिता का ध्यान नहीं रख सकता था तो प्रीति को क्या पड़ी थी कि इन सब बातों में पड़ने की। वह भी ससुर का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती थी। एकाएक बात रुद्र के दिमाग में चलचित्र की तरह घूम रही थी। पुरानी घटनाओं का क्रम जैसे ही खत्म हुआ तो रुद्र बोला, बड़े भैया कल ही किसी से पता चला कि आप गुस्लखाने में गिर गए हैं। मुझसे रहा नहीं गया और आपका हालचाल पूछने चला आया। रुद्र का दिल रोने लगा कि खामाखाई वह इतने दिनों तक भैया से नाराज़ रहा और उनकी खबर नहीं ली, लेकिन अब वह उनको अपने साथ अपने घर ले जाएगा। लेकिन बड़े भैया ने जाने से इनकार कर दिया। मुझे माफ़ कर दे छोटे, सारी ज़िंदगी मैंने सिर्फ तेरा मजाक उड़ाया है और अब जब मैं बिल्कुल ही मोहताज
हो चुका हूँ। मेरे अपने मुझे बोझ समझने लगे हैं। इस वक्त मैं तेरे ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता। नहीं भैया, ऐसा मत कहो। क्या मैं आपका अपना नहीं हूँ? मैंने आपको अपना भाई नहीं बल्कि पिता माना है, और एक बेटे का कर्तव्य है कि वह अपने पिता की सेवा करे। इसलिए आपको मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। रुद्र ने विनती की। तभी नीरू भी बोल पड़ी, भैया आपको हमारे साथ चलना ही पड़ेगा। हम आपको इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते। अब तक प्रीति भी घर में पहुंच चुकी थी। उसने चाचा और चाची को देखकर इस तरह व्यवहार किया जैसे वह उन दोनों को जानती ही नहीं। उसको इस बात की भी चिंता नहीं थी कि दुनियादारी के लिए ही कुछ दिखावा कर दे। उसका व्यवहार इस बात की गवाही दे रहा था कि अगर मदन को कोई अपने साथ ले जाता है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी तक मदन को आशा थी कि शायद प्रीति उसे कहीं नहीं जाने देगी और उसे रोक लेगी, पर उसकी बेरुखी देखकर मदन भैया उठ खड़े हुए। चल छोटे, मैं तेरे साथ ही चलता हूँ, लेकिन उससे पहले तुझे मेरा एक काम करना पड़ेगा। वह क्या भैया? रुद्र ने पूछा। तुझे एक वकील लाना पड़ेगा, क्योंकि मैं ये बंगला तेरे नाम करना चाहता हूँ, जो धोखे से मैंने अपने नाम करवा लिया था। मदन ने कहा। लेकिन मुझे ये घर नहीं चाहिए भैया, मेरे पास सब कुछ है। रुद्र ने कहा। मैं जानता हूँ छोटे, तेरे पास सब कुछ है, लेकिन ज़िंदगी ने मुझे ये सबक सिखाया है कि किसी से भी धोखे से ली हुई कोई भी वस्तु सदैव दुख ही देती है। मैं इतने सालों तक चैन से नहीं सो पाया और अब चैन से सोना चाहता हूँ, इसलिए मुझे मना मत कर और अपना हक वापस ले ले। ये सब सुनकर प्रीति के तो होश उड़ गए। उसे लगा था कि उसके ससुर का तो कोई अपना नहीं है जो उन्हें अपने साथ ले जाएगा, और इतना बड़ा बंगला सिर्फ उसके हिस्से ही आएगा। लेकिन ससुर की बात सुनकर उसे लगा कि इतना बड़ा घर उसके हाथ से निकल गया है। उसने फटाफट बहू होने का फ़र्ज़ निभाया। उसने मदन को रोकने की कोशिश की, पर मदन ने कहा, नहीं बहू, अब नहीं, अब मैं नहीं रुक सकता। तुमने और मेरे बेटे ने मुझे बिल्कुल ही पराया कर दिया है। इस बूढ़े और लाचार इंसान को अब अपने मतलब के लिए इस घर में रखना चाहते हो? नहीं, इस घर में तड़प तड़प कर मरने से अच्छा है कि मैं अपने भाई के साथ कुछ दिन जी लूँ। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें तुम्हारी गलती कम है, क्योंकि मैंने ही बबूल का पेड़ बोया है, तो आम की उम्मीद कहाँ से करूँ? कुछ देर बाद नीरू और रुद्र मदन को लेकर अपने घर जा रहे थे, और प्रीति पछता रही थी कि उसने अपने ससुर को नहीं रोका, जिसके जाने से इतना बड़ा घर उसके हाथ से निकल गया। आशा करती हूँ आपको ये कहानी ज़रूर अच्छी लगी हो। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।